और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिक फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी जा रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग को पता है कि बिहार में बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है। उसका पीईटी भी 15 जुलाई से शेड्यूल्ड है और 65th बीपीएससी मेंस भी आपको जुलाई के लास्ट में शेड्यूल्ड है। लिहाजा अगले 2 से 3 महीने बिहार में एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं 2-3 महीने में जो बिहार के 3 प्रमुख एग्जामिनेशन हैं, जैसे कि बीएसएससी इंटर मेंस, बिहार एसआई मेंस और 66th बीपीएससी पीटी होने वाले हैं। तो इन तीनों एग्जाम को ध्यान में रख के मैं आज आप लोगों के लिए कंबाइंड प्रैक्टिस सेट 7 लेकर उपस्थित हूँ। इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके बनाएंगे और अपने आंसर को वीडियो में दिखाए गए आंसर से मैच करेंगे। फाइनल स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन मंगल मिशन लॉन्च करने वाला अरब देश बना है पहला? ऑप्शंस ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात या कतर। इत्मीनान से सोच लीजिए। पहले अरब देश की बात की जा रही है जो मंगल मिशन लॉन्च करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त अरब अमीरात ऐसा करने वाला पहला अरब देश बना है। दूसरा, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? मुल्ला नसरुद्दीन, विष्णु शर्मा, राजा सुदर्शन या तेनाली रामन। सोच लीजिए, आसान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विष्णु शर्मा। आप लोग अपना स्कोर भी काउंट करते जाइएगा। 3, गुरु शिखर क्या है? ए, अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी, बी, एक प्रसिद्ध सिख कवि, एक प्राचीन भारतीय सूफी संत या 19वीं सदी का साहित्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी, और इसका जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान रहा? ऑप्शंस 42वां, 36वां, 40वां या 44वां। सोच लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 40वां रैंक मिला है। इससे पहले जो था वो 36वां रैंक था। ठीक है। 5वां, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? ऑप्शंस अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, सी, महमूद गजनी और पृथ्वीराज चौहान, डी, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। आराम से सोचिए, इसका आंसर बहुत ही आसान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है ना। और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, जबकि द्वितीय तराइन की युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। प्रश्न संख्या 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद या इलाहाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बम्बई में हुआ था। 7, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी। सोचिए, टाइम है 1-2 सेकेंड का। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 21 फरवरी। ठीक है। प्रश्न संख्या 8, इसमें बोल रहा है कि सूची को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, इसका आधा प्रश्न जो है आपको राइट साइड में है, तो इसका इत्मीनान से आप सोचिए कि क्या और क्या इसका आंसर हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना। यानी कि भारत का नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक हो जाएगा, लोक लेखा समिति के बैठक में भाग लेगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो भारत का महान्यायवादी हो जाएगा वो हो जाएगा आपको लोकसभा की बैठक में भाग लेता है। उसके बाद आपका भारत का महान्यायाधिकर्ता वो हो जाएगा आपको न्यायालय की कार्यवाहियों में भाग लेता है। और डी जो है भारत का उपराष्ट्रपति जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही है 8 का। प्रश्न संख्या 9, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? हवा, पानी, एंजाइम या खनिज। पेट की बात की जा रही है, आराम से सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एंजाइम। देखिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए कई तरह के एंजाइम का स्राव होता है अंदर ही। ठीक है ना। 10, पूछ रहा है कि जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सिटी ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। ऑप्शंस धमेश स्तूप सारनाथ, सांची स्तूप सांची और सिंगारदार स्तूप स्वात घाटी या द्रोदुल चौरनेट गंगटोक। आराम से सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, धमेश स्तूप सारनाथ। आपको पता है कि सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। 11, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है? करंट का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। आराम से सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वहाँ के वृद्धजनों को जो जीवन है वो अच्छे से बीतने के लिए कई पार्कों का निर्माण करने की योजना बनाया है मनरेगा के तहत, जहाँ पे वृद्धजन जाकर अपना समय व्यतीत करेंगे, गार्डन। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको पंचवटी योजना नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 12, नाहवा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई या पारादीप। इत्मीनान से सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मुंबई में है ये।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। 13 निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? लेखक और पुस्तक हैं वैलेंटाइन चिरोल, इंडियन स्ट्रगल, रफ़ी जाकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन अनरेस्ट और वीर सावरकर, अनहैप्पी इंडिया। सोचिए कौन मिलान सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रफ़ीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। बाकी जो ऑप्शंस है वो गलत है, गलत मिलान है। देखिए वैलेंटाइन चिरोल हो जाएगा, इंडिया अनरेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे आपको इंडियन स्ट्रगल, और लाला लाजपत राय हो जाएंगे अनहैप्पी इंडिया का। तो इस लिहाज से आपको ऑप्शन बी ही सही है, ठीक है ना। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन चिरोल, अनहैप्पी इंडिया आपको हो जाएगा लाला लाजपत राय, और इंडियन स्ट्रगल आपके हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी अनियततापी प्राणी है? ठीक है, कबूतर, कछुआ, लोमड़ी या बकरी। ऑप्शन है आपके सामने, देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कछुआ, ठीक है ना, कछुआ। प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी या भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। आराम से सोचिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। देखिए जिस व्यक्ति को गलत ढंग से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके रिक्वेस्ट पे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इस तरह की रिट जारी किया जाता है, ठीक है। 16 यदि आप कैट स्कैन यानी सिटी स्कैन की बात की जा रही है कराते हैं तो आपको ए कंप्यूटर की सहायता से परीक्षण करानी होगी, कंप्यूटरीकृत अक्षीय स्थलाकृत करानी होगी, कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी करना होगा या कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी। आराम से सोचिए, सिटी स्कैन की बात की जा रही है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी। प्रश्न संख्या 17 पूछ रहा है, एक कथन दिया गया है कि यमुना दिल्ली की जीवन रेखा है और इसका बी उसका रीजन दिया गया है, इसका जल बहुत ही दूषित है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कथन ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, बी परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सी बोल रहा है ए सही परंतु आर गलत, और डी बोल रहा है ए गलत परंतु आर सही। तो आपको सोचना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है ना। यमुना जो है दिल्ली की जीवन रेखा है, बिल्कुल सही है, इसका जल बहुत दूषित है, ई भी सही है, लेकिन दोनों में आपस कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। 18 निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का नाम किसी प्रसिद्ध खेलकूद ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस बेट्टी डेविड, सर हेम्फ्री डेविड, ड्वाइट एफ डेविड या डोनाल्ड डब्ल्यू डेविस। सोचिए, डेविस कप टेनिस से जुड़ा हुआ है तो किस खिलाड़ी के नाम पे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्वाइट एफ डेविस, यानी कि 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी? ऑप्शन रोजिनी नायडू, अरुणा आशफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित या सीबी मुथम्मा। सोचिए, पूछ रहा है पहली भारतीय महिला राजदूत थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विजय लक्ष्मी पंडित। प्रश्न संख्या 20 पूछ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इसे वस्तु उन्मुखी होना चाहिए, 2 इसे जन उन्मुखी होना चाहिए, 3 सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए, और 4 विश्व अर्थव्यवस्था में इनके समीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होने चाहिए। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है जो अमर्त्य सेन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2, 3 एवं 4, यानी कि स्टेटमेंट 2, 3 और 4 सही हैं। 21 दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलता है, उसमें ना तो जंग लगती है ना ही वह संक्षारित होता है। यह किस धातु से बनाया गया है या बना हुआ है? ऑप्शन देखिए, लोहा, कांसा, टेराकोटा या एकल चट्टान पद्धति। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोहा, ठीक है ना। ये लोहा से इस तरह से बनाया गया है कि इसमें ना तो जंग लगता है और ना ही ये संक्षारित हो जाए। प्रश्न संख्या 22 विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 जून, 20 जून, 22 जून या 19 जून। आराम से सोचिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 23 सन 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेल्जी, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। काफ़ी फेमस प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 में। 24 एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट
भारतीय प्लेट जहाँ भारत स्थित है किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? ऑप्शन ए रोडिनिया, बी पेनोशिया, सी पेनगई या डी गोंडवानालैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी गोंडवानालैंड। ठीक है ना। प्लेट टेक्टोनिक पद्धति होता है जिससे कि कई महाद्वीप बने हैं, कई चट्टान बने हैं, कई पर्वत बने हैं। ठीक है ना। 25 भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो तवांग मठ आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 26 व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक है अमोनिया नाइट्रेट, यूरिया, अमोनिया सल्फेट या नाइट्रोलाइम। अमोनिया उर्वरक की बात की जा रही है जो व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यूरिया। आपको पता है यूरिया को ही प्रमुख नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 27 पुष्प के निम्नलिखित में से किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है? पुमंग, चांग, बाह्यदल पुंज या दलपुंज। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बाह्यदल पुंज। 28 संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 23। व्यक्तिगत और जीवन स्वतंत्रता की बात की जा रही है तो ये प्रदान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत। प्रश्न संख्या 29 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद साबरमती, लखनऊ गोमती, भुवनेश्वर महानदी, उज्जैन शिप्रा। तो देखिए ऑप्शन ए, बी और डी सही है। ठीक है ना। लेकिन भुवनेश्वर महानदी के समीप नहीं है, बल्कि भुवनेश्वर जो है वो आपको दाया नदी इसको बोलते हैं, धौलाधारी पहाड़ी के पास निकलता है, वो हो जाएगा। बाकी भुवनेश्वर महानदी के समीप जो प्रदेश है वो हो जाएगा कटक। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये दाया नदी हो जाएगा। 30 निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कौन सा है? ऊन, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक या नायलॉन। सोचिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए ऊन। ऊन जो है आपको बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है ना। 31 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? ऑप्शन सेलुलाइट, रबर, एस्बेस्टॉस या अभ्रक। आराम से सोचिए, 1 2 सेकंड का आपके पास समय है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी अभ्रक। ठीक है ना। अभ्रक जो है वो ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है, माइका जिसको बोला जाता है। 32 लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसे कलई चढ़ाने के काम में लाई जाने वाले धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? जस्ता, क्रोमियम, सीसा या एंटीमनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जस्ता, जिंक। ठीक है ना। 33 फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? फुसफुस, हृदय आवरण, पेरिटोनियम या मोसोथीलियम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए फुफ्फुस सावरण। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 34 सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में भारत के प्रमुख नृत्य हैं और सूची 2 में संबंधित प्रदेश है। देख लीजिए कौन कौन से नृत्य है। कथकली, कुचिपुड़ी, कथक और भारतनाट्यम। प्रदेश में क्या क्या है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। सोच लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। देखिए कथकली कहाँ हो जाएगा? तो केरल से हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ से हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से। कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक आपको उत्तर प्रदेश और भारतनाट्यम आपको तमिलनाडु। ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए अपराध की दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा, बी मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय निषेध, सी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और डी धार्मिक आधार पर क्रय निषेध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 36 निम्नलिखित में से किस कारण 100 डिग्री सी पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सी पर भाप अधिक गंभीर दाब पैदा करती है? ऑप्शन ए भाप में कोई विशिष्ट ऊष्मा आधारिता नहीं होती है। ऑप्शन बी देखिए भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। सी पानी में कोई विशिष्ट ऊष्मा आधारिता नहीं होती है और डी पानी में संलयन की गुप्त ऊष्मा होती है। सीधा सवाल पूछ रहा है कि भाप क्यों आपको 100 डिग्री सी पर पानी की अपेक्षा ज़्यादा गंभीर दाब पैदा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 37 कोशिकाओं में वह संरचना जिसमें प्रकाश अवरोधक वर्णक होता है निम्नलिखित में से कौन सी होती है? ऑप्शन ए अंतर्द्रव्यीय जालिका, बी नाभिक, सी हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है और डी वर्णक लवक। सोचिए। प्रश्न बोल रहा है कोशिकाओं में वह संरचना जिसमें प्रकाश अवरोधक वर्णक होता है, कौन होगा? इसका सही उत्तर होगा सी हरित लवक। 38
वे तना कोशिकाएं जिनमें अन्य प्रकार की कोशिकाएं विकसित की जा सकती है निम्नलिखित में से कहाँ से आती हैं? मूल से, तने से, भ्रूण से या पुष्प से? पूछ रहा है कि ऐसा तना कोशिका है जिससे अन्य तना कोशिकाएं विकसित की जा सकती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भ्रूण से। ठीक है। 39 बोल रहा है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, यानी कि 17 × 5 = 85 हो जाएगा 3 वर्ष पहले। अब बोल रहा है तत्पश्चात एक बच्चे के उत्पन्न होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, यानी कि आज भी 17 वर्ष है, लेकिन परिवार के सदस्य की संख्या कितनी हो गई है? तो 6 हो गई है, यानी कि 17 × 6 = 102। ठीक है। लेकिन ये तो 3 वर्ष पहले की बात है, यानी कि अब का क्या हो जाएगा? वर्तमान में 5 सदस्य हैं तो 5 या 15 वर्ष जुट जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। तो देख लीजिए डिफरेंस कितना है? 2 है, यानी कि नए बच्चे का उम्र कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। 39 का सही आंसर हो जाएगा बी, 2 वर्ष। नए बच्चे का जो बोल रहा है, छठा माँ जो नया सदस्य बच्चा है उसका उम्र कितना है? तो 2 वर्ष हो जाएगा। 40 बोल रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन अधिक बनाए ताकि उसके रनों का औसत बढ़कर कितना हो जाए? 4 अधिक हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 10 पारियों का कितना बता रहा है? 32, तो 10 पारियों में कुल योग 320 हो जाएगा। और बोल रहा है 4 अधिक, यानी कि 32 से 36 हो जाएगी, यानी कि 11वीं पारी में। तो 11 और 36 को आप गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 11 36 को गुना करेंगे तो 396 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 11वीं पारी में कितना रन बनाए? तो 396 में से 320 घटा लीजिए, ऑप्शन आ जाएगा आपका 76। ठीक है ना, यानी कि अगली पारी में वो 76 रन बनाएगा ताकि उसका औसत 4 अधिक हो जाएगा, 32 से 36 हो जाए। 41 बोल रहा है 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहले 2 संख्याओं का औसत 15.5, अगली 3 संख्याओं का औसत 21.1/3 है। यदि छठी 7वीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम हो तो 8वीं संख्या का बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 2 तरह का रिलेशन ज्ञात करना होगा। सबसे पहले देखिए प्रथम 2 का कितना औसत बता रहा है? 15.5, यानी कि उसको हम लोग फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो 31/2 यानी कि 31 हो जाएगा। 2 से फिर गुना करेंगे तो उसका योग, यानी कि प्रथम 2 संख्याओं का योग 31 हो जाएगा। और उसके बाद 3 संख्याओं का योग कितना है? 21.1/3 बोल रहा है। इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे फ्रैक्शन को तो 64/3 हो जाएगा, फिर गुणा कर देंगे 3 से तो हो जाएगा 64, यानी कि इसका योग हो जाएगा। तो प्रथम 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 95, 64 + 31। ठीक है। अब एक रिलेशन बता रहा है कि हमारा 7वीं यदि हम x मान लेते हैं, 7वीं संख्या x मान लेते हैं, ये 7वीं, 8वीं और ये छठी। 5 का तो हमको पता है 95 योग निकला है। तो छठी बोल रहा है 7वीं से कितना है कि हमारा 4 कम है। ठीक है। और ये बोल रहा है छठी जो बोल रहा है 8वीं से 7 कम है, यानी कि x - 4 + 7 कर देंगे तो इसका हमारा आ जाएगा कितना? x + 3 आ जाएगा। ठीक है। अब इस तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे एक पैटर्न पे, क्योंकि हमको दिया गया है कि 8 संख्याओं का औसत 20, यानी कि 160 टोटल उनका योग हो जाएगा। तो हम एक इक्वेशन सेट कर लेंगे, 95 + 3x - 1 = 160। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारा 22 आ जाएगा। ठीक है। और हम शुरू में क्या माने थे? 8वीं संख्या हम माने थे x + 3। ठीक है ना, तो 22 + 3 = 25 इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग इत्मीनान से बनाइएगा, सब मिल जाएगा आंसर। इसका 41 का हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, औसत का है। 42 में देखते हैं, बोल रहा है कि 100 से लेकर 200 के बीच में आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 और 6 से विभाजित हैं, कुल संख्या कितनी होगी? तो 9 और 6 का हम पहले तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 100 और 200 के बीच में कितने संख्या हैं जो 18 से विभाजित है। तो हम लोग इसको शुरुआत करेंगे तो पहला 108 आएगा, यानी कि 18 का मल्टीपल हम लोग फाइंड आउट करते जाएंगे। तो इस तरह से 198 तक जाएगा, कुल 6 संख्याएँ आ जाएंगी। ठीक है, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा बी। 43 बोल रहा है प्राचीन समय में अवध को किस नाम से जाना जाता था? काशी, कौशल, कौशाम्बी या कपिलवस्तु? बहुत ही फेमस है, तो इसको जाना जाता था कौशल के नाम से। अभी रामायण का सिलसिला चला है तो रामायण में भी कई बार कौशल प्रदेश का जिक्र आया है, उसी को अवध के नाम से जाना जाता था पुराना। 44 देखिए एक पैटर्न है इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा AQ - BQ के पैटर्न पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो AQ - BQ क्या होता है? A - B × A² + AB + B²। उसको हम लोग करेंगे तो हमारा ये दोनों कट जाएगा उधर से इधर, और यहाँ पर हो जाएगा A - B। ठीक है ना, AQ - BQ पर जब तोड़ेंगे फॉर्मूला पर तो A - B हमारा कितना हो जाएगा? A - B यानी कि 0.96 - 0.1। ठीक है, अब इसको हम लोग कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 0.86 हो जाएगा। ठीक है, तो 44 का सही आंसर हो जाएगा सी, 0.86। इसको आप लोग तोड़िएगा, AQ - BQ = A - B × A² + AB + B²। आसान है। 45 देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है इसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या कीजिए इसका यदि हम लोग करेंगे तो 4 हो जाएगा और नीचे में हमारा 9 हो जाएगा। अब इसको वर्गमूल निकालिए तो क्या हो जाएगा? 2 और 3। अब 2 और 3 को जब हम भाग देंगे
तो क्या हो जाएगा हमारा 0.6, यही हमारा रिपीट आता रहेगा 0.66, तो 0.6 और 6 पर हमारा रेक्टिंग हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 45 का बी हो जाएगा। 46 देखिए, इसको सॉल्व करना है, आसान है इसको भी। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे फाइनली, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा यहाँ पर, इसका वर्गमूल बाहर, और इसका आ जाएगा 0.03, और इसका आ जाएगा हमारा फिर 0.3, और इसका आ जाएगा 0.6। जब इसको पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आ जाएगा 50/6, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 8.1/3 सॉल्यूशन है, सिंप्लीफिकेशन है, देख लीजिए आसान से हो जाएगा। अब देखिए 47 का बोल रहा है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है, धनराशि क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, डिफरेंस जब 2 वर्ष का डिफरेंस हो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का, तो डिफरेंस डी इजकल टू पी आर बट्टा 100 का स्क्वायर। जब इस फॉर्मूला पर आप लोग सारा वैल्यू पुट कीजिएगा तो हमारा पी का वैल्यू जो आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 5000 आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा सारा वैल्यू पुट करना है। तो इसका 47 का सही आंसर डी हो जाएगा 5000। 48 बोल रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा? बहुत साधारण है, सीधे बोल रहा है 8 गुनी। तो मान लेते हैं यदि कोई धनराशि इनिशियली एक्स है तो बाद में कितना हो जाएगा 3 वर्ष के बाद 8x हो जाएगा। अब इसको मिश्र धन के फॉर्मूला से निकालिए, चक्रवृद्धि मिश्र धन का कितना हो जाएगा पी इंटू 1 + आर बट्टा 100 और होल टू द पावर n की जगह पे कितना हो जाएगा 3 वर्ष दिया गया है। इस फॉर्मूला को जब हम लोग फॉलो करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा r का वैल्यू 100% आ जाएगा, यानी कि 48 का आंसर हो जाएगा करेक्ट ए, 100% r का वैल्यू। आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा खुद से। 49 बोल रहा है कि 2 विद्यार्थियों का अनुपात 3:2 है, उसमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी? ऑप्शन है आपके सामने। देखिए डिफरेंस जब भी बताया जा रहा है यहाँ पे, तो बड़ा में से छोटा होगा, तो हम मान लेते हैं कि दोनों का अनुपात 3x और 2x, तो यानी कि 3x - 2x बराबर कितना हो जाएगा 5 वर्ष। तो 3x - 2x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा डिफरेंस x हो जाएगा, x बराबर कितना है 5 वर्ष। ठीक है, मतलब यही बता रहा है यहाँ पे कि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देंगे तो हमारा 5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है ना। अब छोटे विद्यार्थी की आयु क्या है, x का वैल्यू हमारा 5 निकल गया है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 × x, यानी कि 2 × 5 बराबर 10 वर्ष। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 50 बोल रहा है 2 संख्याओं का मौसा 23 है, उनके लौसा के अन्य 2 गुणनखंड 13 और 14 हैं, उनमें से बड़ी संख्या क्या है? मौसा आपको पता है, ठीक है ना। अब गुणनखंड क्या बोल रहा है, लौसों का गुणनखंड 13 तथा 14, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 13 × 14 एलसीएम बराबर। ठीक है, अब इसमें से हमको पूछ रहा है कि उसमें से बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए बड़ी संख्या की बात की जा रही है, तो यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड का बड़ा अक्षर क्या है 14 है, और आपका मौसा कितना है 23 है, यानी कि 14 और 23 को आपस में गुणा कर देना है। लिहाजा जब इसका हम फाइनल निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 322। ठीक है ना, 322 आ जाएगा। इस तरह के सवाल को बनाने का यही तरीका है, जो गुणनखंड दिया गया है, यदि बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ा वाला जो पोर्शन होगा उससे मौसों को गुना कर देंगे, यदि छोटा वाला पूछेगा तो छोटा वाले पोर्शन से मौसों को गुना कर देंगे। ठीक है, तो आज आपने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट देखा था। इसके जो बाकी 50 क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको पार्ट 2 बहुत जल्द लाया जाएगा। तब तक आप इस पूरे सेट को बनाइए और आज आप बताइए कि 50 में से आपको कितना स्कोर आया। यदि आप कोई सुझाव चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 2 वीडियो में।